ओके, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कौन सा? ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसे अपन क्या कहते हैं? जैविक खेती। ठीक है, पहले मैं टॉपिक लिख लेता हूं, इसके ऊपर अपन थोड़े डिस्कस कर लेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती होती क्या, उसके ऊपर अपन बाद में बात करेंगे। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती। देखो कॉन्सेप्ट समझते हैं होता क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग, फिर बाद में अपन इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी अपन जो मोस्टली खेती करते हैं क्या करते हैं? केमिकल्स की करते हैं। क्या करते हैं? केमिकल्स डालते हैं। भाई आप लोगों के खेत में कोई कीड़ा लग गया तो भी आप रसायन डालोगे, आपके खेत में कोई रोग आ रहा तो भी आप क्या करोगे? केमिकल डालोगे। और जब आपके खेत में जरूरत ही नहीं है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास की, तब भी आप क्या करोगे? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास की जगह आप डीएपी वगैरह, यूरिया वगैरह आप खेत में डालते हो। ये सारी क्या होती है? रासायनिक खेती होती है। क्या होती है? रासायनिक खेती। अब बेस कहां से स्टार्ट हुआ? जब आपको पता है कि आपके दादा परदादा जो भी है वो कंप्लीटली खेतों में गोबर की खाद डालकर अच्छा खासा उत्पाद करते थे और उनकी आयु भी काफी ज्यादा होती थी। ठीक है, आज भी अगर अपन बात करें जैसे अपने दादा की, तो लगभग उनकी 80 प्लस एज चली जाती है। ठीक है, 80 प्लस, या फिर कोई तो 110 120 के समथिंग भी है, अभी भी है 110 100, ये काफी सारे एग्जांपल मिल जाते हैं। 130 तक का एग्जांपल अपने को मिल जाता है, किसी की एज 130 है, वो बंदा भी जिंदा है अभी। लेकिन 8% टाइम पर ऐसी क्या कंडीशन हो गई कि अपन अनटाइमली अपने सर के अंदर सफेद बाल आना शुरू हो गए। अनटाइमली जो आपकी एज होती है 20 से 25 की यंग दिखने की, उसमें आप बूढ़े दिखने लग जाते हो। ठीक है, आपकी आयु ज्यादा नहीं हो पाती। भाई आयु मोस्टली आप लोग 60 70 या 75 के समथिंग जाते ही आप लोगों का दी एंड हो जाता है। कारण क्या है? ये सब इतना क्यों हो गया? भाई कारण हुआ कि भारत के अंदर जो अपन बोलते हैं छप्पनिया काल, क्या बोलते हैं? छप्पनिया काल, 1899 1900, इसके बीच में क्या हुआ? बहुत भारी अकाल पड़ा भारत के अंदर बहुत भारी अकाल पड़ा। और इस दौरान क्या हुआ? इस दरमियान आप लोगों के भारत, जो अपना भारतवर्ष है, इसके अंदर खाद्यान्न की काफी सारी कमी आ गई। अब खाद्यान्न की कमी आ गई, ठीक है, खाद्यान्न की कमी आई, इट मीन्स अपने को खाने के लिए दाने नहीं मिले। लोगों ने जैसे तैसे करके जीवन व्यापन किया। काफी भयंकर अकाल था और काफी लंबे दिनों तक चला। और अपन इसे छप्पनिया काल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस टाइम विक्रम संवत 1956 था। विक्रम संवत 1956, और अपन सारे क्या है? हिंदू वर्ष से संबंधित है, तो अपन काउंटिंग भी किससे करते हैं? हिंदू वर्ष से करते हैं। अब उस दौरान क्या हुआ कि जब आप लोगों की इतनी सारी कमी आई, तो 1960 के समथिंग क्या हुआ? कुछ वैज्ञानिक आए और उन्होंने हरित क्रांति नाम से एक शब्द छोड़ा। क्या छोड़ा? हरित क्रांति। उस हरित क्रांति पर काम शुरू हो गया। ठीक है, 1967 में हरित क्रांति आ गई। 1967 में हरित क्रांति आई, और उस टाइम के जो गवर्नर जो भी थे, उन्होंने कहा था कि आपको जो भी करना हो कीजिए, जैसे करना हो कीजिए, लेकिन आपको खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना है। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। भाई आप लोग खेत के अंदर अनलिमिटेड केमिकल डालो, ठीक है, पेस्टिसाइड डालो, कुछ भी करो, लेकिन जैसे तैसे खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना है। अब आप लोगों ने क्या किया? अनलिमिटेड केमिकल्स डाले, खाद्यान्न उत्पादन तो बढ़ा दिया, लेकिन उसका प्रभाव क्या पड़ गया? रसायन पे पड़ गया। यानी आपकी जो सोइल थी, आप खेत के अंदर रसायन डाल रहे हो, जिसकी वजह से खेत पर क्या होगी? उनकी उर्वरक क्षमता खत्म होने लग गई। ठीक है, खेत बंजर होने लग गए। ठीक है, उत्पादन कम होने लग गया। सपोज दैट आज आप खेत में 100 किलो यूरिया डाल रहे हो, इस बार आप लोगों ने खेत में 100 किलो यूरिया डाला, अगली बार आने वाले वर्ष में आप लोगों को 105 किलो 110 किलो यूरिया देना पड़ेगा। कारण क्या हो गया कि खेत के अंदर जितने भी रासायनिक क्या प्रभाव डाल रहे हैं, कि जितना आप खेत के अंदर रसायन डाल रहे हैं, उसकी वजह से, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं सोइल के अंदर, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या करते हैं? मृदा की जो उर्वरक क्षमता होता है उसको क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। और रसायनों की वजह से वो क्या होते हैं? मर जाते हैं। अब उनके मरने की वजह से क्या होगी? सोइल उर्वरक होना बंद हो गई।
सोइल के अंदर काफी सारे, मृदा के अंदर काफी सारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व थे वो सारे के सारे क्या हो गए, खत्म हो गए। जैसे अपन बात करें जिंक, भारतीय मृदाओं में 46 से 47% जिंक की कमी है। भारतीय मृदाओं में लगभग 47% किसकी कमी है, जिंक की। 11% आप लोगों को फेरस की कमी देखने को मिल सकती है। कॉपर वगैरह 4% के समथिंग आप लोगों को देखने को मिल सकता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की इतनी कमी हो गई, उसकी कमी से क्या प्रभाव पड़ा सूक्ष्म जीवों पर, और सूक्ष्म जीव क्या हो गए, मर गए। अब गवर्नमेंट ने क्या तरीका अपनाया कि भाई आपके जो रसायन है उसको आप पल के लिए रोकिए, उसकी जगह आप क्या डालिए, देसी खाद्य डालिए, ठीक है। क्योंकि रसायन क्या करते हैं, मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। काफी बार आप देखते हैं कि आप कपास वगैरह बोते हैं और कपास के लिए क्या करते हैं, आप दवाएं डालते हैं, ठीक है। जिस स्प्रे यानी नेक शेक जो आता है, उस स्प्रे से आप जो छिड़काव का जो यंत्र आता है, उस छिड़काव में आप जब दवाई घोलते हैं तो उसमें उसकी दवाई की बदबू 2-3 साल तक नहीं जाती। तो आप सोचिए कि आप अनाज के ऊपर, आप सब्जियों के ऊपर जो रसायन डाल रहे हैं, क्या उसका प्रभाव निकलेगा आपके धोने से? या सब्जी आप धो देते हैं तो क्या कहीं ना कहीं, जब आप अपन जानते हैं कि पौधे की पत्तियों पर, पौधे के फलों पर जब पानी गिरता है तो फल और पत्तियां क्या करती है, उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी ग्रहण कर लेती है। तो आप केमिकल डाल रहे तो केमिकल को भी तो वो अंदर सोखेगी, तो क्या आपके धोने की वजह से केमिकल निकल जाएगा? कहीं ना कहीं केमिकल के अंश उसमें रहते हैं, रसायन के अंश उसमें रह जाते हैं, और वो रसायन के अंश रहने के बाद जब आप उसे खाते हैं तब वो सारे के सारे रसायन केमिकल जहर कहाँ चला जाता है, आपके शरीर में। और वही चीज होती है आपकी आयु कम करने का, अनटाइमली आपको बूढ़ा दिखाने का, ठीक है, सफेद बाल आने का सारा कारण क्या है, वही। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला है कि डीएपी दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है। डीएपी दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है, जिसको आप अनलिमिटेड खेतों में यूज कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली है कि जैविक खेती का जो अपना कॉन्सेप्ट है, ये अपने को पढ़ना क्यों जरूरी है। उसका मेन ये होता है कि आप कम से कम रसायन यूज करें, या फिर रसायन बिल्कुल भी उपयोग ना करें, और उसकी जगह क्या करें, जैविक प्राकृतिक जो पदार्थ होते हैं, जैसे आप लोग पशु पक्षियों की मल मूत्र वगैरह हो गए, आप लोगों के डिकम्पोस्ट हुआ गोबर हो गया, ठीक है, जो गोबर वगैरह हो गए, या फिर पशु को जो आपने चारा डाला, वेस्ट मटेरियल बच गया, उसको डिकम्पोस्ट करवाकर उसको आप खेत में डालिए, ठीक है। ये सारी चीजें यानी जैविक खादों का प्रयोग करके आप लोगों को खेती करनी होती है। क्यों करनी होती है? क्योंकि इससे क्या होता है, देखो एक चीज होती है, आप किचन गार्डन लगा रहे हैं, किचन गार्डन के अंदर कंप्लीटली आप लोगों ने ऑर्गेनिक खाद्य डाली है, ठीक है। एक आप मार्केट से सब्जी ला रहे हैं, मार्केट जो सब्जी ला रहे हैं वो इतनी टेस्टी नहीं लगती जितनी आप किचन गार्डन से तोड़कर सब्जी खाते हैं, थोड़ी मिठास लगती है। काफी बार आप लोगों के घर पे मम्मी वगैरह सब्जी उगा देती है, और उस सब्जी को जब आप खाते हैं तो काफी मीठी लगती है आप लोगों को। कारण है क्योंकि उसमें क्या होती है, क्वालिटी होती है। क्या होती है? क्वालिटी। और मार्केट में क्या होती है? क्वांटिटी। मार्केट में क्या होती है? क्वांटिटी। और क्वांटिटी सही होती है, क्वालिटी सही होती है? क्वालिटी सही होती है। भाई किसी भी चीज की गुणवत्ता सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो रासायनिक खाद्य क्या करती है कि क्वालिटी को कम कर रही है, और ऑर्गेनिक खाद्य क्या करती है, क्वालिटी बढ़ा देती है। तो यही चीज कॉन्सेप्ट अपन देखेंगे कि पहले देखेंगे कि जैविक खेती होती क्या है, जैविक खेती होती क्या है, और उसके बाद अपन इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ के फिर अपन देखेंगे कि अपनी जो रासायनिक जैविक खाद्य पढ़ते हैं, जैविक खाद्य क्या होती है, ठीक है, और उसके प्रकार क्या क्या है, वो सारी चीजें अपन उसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का। ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोगों को रसायन मुक्त खेती करनी। क्या करनी है? रसायन मुक्त खेती। तो आप देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहला कि पहला जो पॉइंट अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि रसायन मुक्त खेती। इसका मीन क्या होगा? रसायन मुक्त, रसायन मुक्त। समझ गए ना? रसायन मुक्त का मतलब क्या होगा? रसायन मुक्त। रसायन मुक्त खेती यानी आपके खेत में आप 1% भी रसायनों का प्रयोग नहीं करोगे। आपके खेत में आप 1% भी रसायनों का प्रयोग नहीं करोगे। यानी खेती किसकी करनी है? सारे के सारे प्राकृतिक पदार्थों की खेती। खेती में क्या यूज करना है? सारे के सारे प्राकृतिक पदार्थ। चाहे आप लोग पशु पक्षियों का मलमूत्र लीजिए, क्योंकि मूत्र के अंदर क्या होता है? यूरिन होता है। यूरिन क्या बनाता है? नाइट्रोजन बनाता है, ठीक है। मलमूत्र लीजिए, या फिर आप लोग जो पशुओं को खाना दे रहे हैं, चारा वगैरह डाल रहे हैं, वो जो अवशिष्ट बच गया उसको लीजिए, ठीक है। गोबर को डिकम्पोस्ट करवाइए। काफी बार आप देखते हैं कि जो पौधा होता है, पौधे के जो जस्ट नीचे का भाग होता है, जहां पौधा फैला हुआ है उसके नीचे के भाग, वहां पर कार्बनिक पदार्थ काफी ज्यादा होते हैं। कारण क्या है? उसकी पत्तियां गिरती है जमीन पर, और वहीं पर क्या होती है? वो कंपोस्ट
डिकम्पोस्ट हो जाती है, और डिकम्पोस्ट होने की वजह से क्या होता है, अच्छी सड़ी गली खाद निकलती है, एकदम ब्लैक ब्लैक कलर की वहां से सोइल निकलती है, एकदम चाय की पत्ती, ऐसा लगता है कि जैसे चाय की पत्ती को यहाँ किसी ने बिखेर दिया हो। ठीक है, आप जब उसको उठाकर हाथ में देखते हो तो काफी ब्लैक ब्लैक कलर की आप लोगों को सोइल मिलती है। होती क्या है, वो सारी पत्तियों के डिकम्पोजिशन की वजह से वहां मृदा का निर्माण होता है, जो ऑर्गेनिक सोइल के नाम से जानी जाती है। तो सेम अपन यहाँ क्या करेंगे, रसायन मुक्त खेती करेंगे। किससे मुक्त करेंगे, रसायन मुक्त। रसायन मुक्त का मतलब क्या होता है, खेत में 1% भी रसायन आप लोगों को नहीं देना। अब सबसे पहले देखो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द किसने दिया था। सबसे पहले अपन इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द किसने दिया था। ठीक है, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द। भाई ये जो शब्द है, ये शब्द किसने दिया, डायरेक्ट लिख लूं शब्द, समझ जाओगे किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के शब्द के बारे में बात करें। किसके बारे में, ऑर्गेनिक फार्मिंग। 1940 की एक बुक है, 1940 में एक राइटर था, ठीक है, जिसने एक बुक लिखी। कौन सी लिखी, लुक टू द लैंड। भाई जमीन की तरफ देखो, क्या लिखा, बुक का नाम क्या था, लुक टू द लैंड, जमीन की तरफ देखो, या जमीन को देखो, या जमीन को देखो, यानी आपकी जो मृदा है उसको देखो, आपकी मृदा को देखो। ये एक बुक है, ये क्या है, एक बुक है, जो कब लिखी गई, 1940 में। किसने लिखी, वॉल्टर नॉर्थबॉर्न। किसने लिखी, वॉल्टर नॉर्थबॉर्न। ठीक है, वॉल्टर नॉर्थबॉर्न ने एक बुक लिखी। कौन सी लिखी, लुक टू द लैंड। और इस बुक के अंदर उसने सबसे पहले क्या किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम लिया। किसका नाम लिया, ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम लिया। अब इस बुक का कॉन्सेप्ट क्या था, इस बुक का कॉन्सेप्ट यही था कि आपकी जो जमीनें खराब हो रही है, आपकी जमीनें जो रसायनों से, आप उसकी तरफ भी ध्यान दें। आप उत्पादन बढ़ाने पे तो लगे हुए हो, आप उत्पादन बढ़ाने पे तो लगे हुए, लेकिन उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ आप आपकी जमीन को भी देखो, आपकी जमीन को भी देखो, क्योंकि वो भी क्या हो रही है, खराब हो रही है। तो इस बुक का मेन मीन ये था कि रसायनों के प्रयोग से जो आपकी बुक जमीन खराब हो रही है, उसको भी आप थोड़ा देखो, उस पर भी ध्यान दो। कहते हैं ना भाई, तू इस बार थोड़ा वीक रहा टेस्ट में, इस बार थोड़ा वीक रहा, थोड़ा पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दे दे, थोड़ा पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दे दे, खेल मौज में कम दे। भाई खेल मौज तो करेंगे, सारा होगा, लेकिन थोड़ा पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दे दे। सेम उसी तरह से भाई आप उत्पादन तो पैदा कीजिए, उत्पादन तो पैदा कीजिए, लेकिन आपकी जमीन को भी देखिए कि आपकी जमीन क्या हो रही है, खराब हो रही है। तो क्या बुक का नाम क्या था, लुक टू द लैंड, जो कब लिखी गई, 1940 में। किसने लिखी, वॉल्टर नॉर्थबॉर्न ने। और इसी ने क्या किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग का शब्द दिया। भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती शब्द, अब आप लोगों को पता बुक का नाम ही क्या इंग्लिश में है, तो उसने जाहिर सी बात है जैविक खेती तो लिखा नहीं होगा, क्या लिखा, ऑर्गेनिक फार्मिंग लिखा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द किसने दिया, वॉल्टर नॉर्थबॉर्न ने। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। बुक का नाम भी आप लोगों को होना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या है, मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि काफी बार सिमिलरिटी, जैसे भारत का इतिहास किसने लिखा, भारतीय कृषि इतिहास, भारत में कृषि का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी, लिखिए भारत में कृषि का इतिहास नामक पुस्तक, ऊपर हेडिंग डाल के लिख लीजिए, भारत में कृषि का इतिहास नामक पुस्तक, भारत में कृषि का इतिहास, भारत में कृषि का इतिहास, ठीक है, इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी, एमएस रंधावा, एमएस रंधावा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान रखना। आप लोगों की 12th 11th में 3-4 बार रिपीट हो चुका है, एमएस रंधावा, भारत में कृषि का इतिहास, किसने लिखा, एमएस रंधावा। चलिए इसके बारे में अगला अपन चर्चा करते हैं आधुनिक जैविक खेती के ऊपर। किसके ऊपर, आधुनिक जैविक खेती। हेडिंग क्या डालोगे, आधुनिक, ये दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, आधुनिक जैविक खेती, बड़ा करें, आधुनिक
आधुनिक जैविक खेती। भाई आधुनिक जैविक खेती के बारे में किसने बताया? आधुनिक जैविक खेती के बारे में किसने बताया? किसने बताया? आधुनिक जैविक खेती के बारे में किसने बताया? अल्बर्ट होवार्ड। तो अपन यहां क्या लिख सकते हैं? ए होवार्ड भी कर सकते हैं। भाई अल्बर्ट होवार्ड को क्या लिख सकते हैं? ए होवार्ड। ठीक है, अल्बर्ट होवार्ड को अपन क्या लिख रहे हैं? ए होवार्ड। ठीक है, होवार्ड नामक जो वैज्ञानिक था, इसने किसके बारे में बताया? आधुनिक जैविक खेती के बारे में बताया। यानी मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिए। क्या दिए? मॉडर्न कॉन्सेप्ट। अपन कहते हैं ना, एक तो परंपरागत तरीके से जो चला आ रहा है, एक तो परंपरागत यानी आपके दादा परदादा जो कर रहे थे वही आप लोगों ने, दादा ने सीखा, दादा से आपके पापा मम्मी ने सीखा, और पापा मम्मी से आप लोग सीख रहे। ये तो क्या हो गया? परंपरागत हो गया। ठीक है, और एक क्या होता है? आधुनिक, कुछ तकनीकी यूज करना। खेती के अंदर भी क्या है? आधुनिक तरीके से कुछ तकनीक है। जैसे अपन बात करते हैं कीटनाशक के लिए, पहले अपने दादा परदादा डायरेक्ट गाय भैंसों का जो गोमूत्र, गोमूत्र नाम सुना है? गोमूत्र, गाय का जो मूत्र होता है, अमृत माना जाता है। क्या माना जाता है? अमृत। तो अपन क्या करते थे? डायरेक्ट उसी को यूज कर लेते हैं। जैसे कपड़े धोने के लिए अपन क्या करते थे पहले, जब दादा परदादा, कभी पूछना आपके घर में जो दादा परदादा या गांव के अंदर कोई बूढ़े हो अच्छे खासे, जिनकी एज 60-70 से ऊपर हो, उनको कभी पूछना कि आप लोग जब छोटे थे तब आप कपड़े वगैरह किससे धोते थे? वो बोलेंगे कि जो गाय वगैरह का मूत्र वगैरह होता था उनसे हम लोग कपड़े धोते थे। आज अपने कपड़े गाय वगैरह के मूत्र से धो दे, पहना छोड़ दो तुम लोग, है ना? नहाने के लिए यूज करते थे, बाल धोने के लिए अभी तरह तरह के शैम्पू आते हैं मार्केट में। पहले किससे लेते थे? मिट्टी वगैरह, जो चिकनी मिट्टी, तालाब की जो मिट्टी आती थी उससे धोते थे। आज धोते हैं अपन उससे मिट्टी। तो ये कारण होता है। ये क्या होता है? मॉडर्न हो गया। अब क्या हो गया कि मिट्टी की जगह अपन क्या लेने लगे? शैम्पू। तो ये मॉडर्न तरीके हो गए। भाई आप लोगों के खेत में पहले आप लोग डायरेक्ट मूत्र डाल देते थे, अब क्या आ गया? तरीका आ गया, निमास्त्र बनवा दो। इंसेक्ट लग रहे हैं, कीड़े लग गए, आप निमास्त्र बना दीजिए। निमास्त्र कैसे बनाते हैं वो भी मैं आप लोगों को लास्ट में सिखा दूंगा। निमास्त्र कीड़े मकोड़े जो लगते हैं, रस चूसने वाले कीड़े, पौधों के ऊपर जो रस चूसने वाले कीट लगते हैं, उसके लिए अपन क्या डालते हैं? रसायन तो डालते हैं डाइमिथोएट, लेकिन उसकी जगह अपन क्या निमास्त्र ले सकते हैं, ब्रह्मास्त्र ले सकते हैं। ये सारे क्या है? जैविक रसायन है। क्या है? जैविक कीटनाशी। क्या है? जैविक कीटनाशी, जिनका उपयोग अपन कीड़ों को भगाने के लिए करते हैं। तो अपन यहाँ आधुनिक जैविक खेती का जो सिद्धांत या आधुनिक जैविक खेती के बारे में बताया, वो किसने बताया था? अल्बर्ट होवार्ड ने बताया था। इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं? फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। हाँ भाई, जैविक खेती के पितामह किसे कहते हैं? तो जैविक खेती के पितामह किसे कहते हैं? अल्बर्ट होवार्ड को कहते हैं। ठीक है, जैविक खेती के पितामह किसे कहते हैं? अल्बर्ट होवार्ड को कहते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जैविक खेती प्रमाणीकरण, किसके ऊपर बात करेंगे? जैविक खेती प्रमाणीकरण। जैविक खेती प्रमाणीकरण। भाई प्रमाणीकरण का मतलब समझे? कब गवर्नमेंट आपके खेत को पूरा जैविक खेत मान लेगी? ठीक है, कब आपके जो गवर्नमेंट है वो कह देगी कि हाँ आपका खेत क्या है? पूरा जैविक है। ये कब मानेगी? जब आप 2 से 3 वर्षों तक कंप्लीटली क्या करते हैं? रसायन मुक्त खेती करते हैं। तो जैविक खेती प्रमाणीकरण में कितना साल लगता है? 2 से 3 वर्ष। 2 से 3 वर्ष रसायन मुक्त खेती करने पर, रसायन मुक्त खेती करने पर। जब 2 से 3 वर्ष तक आप अपने खेत में बिल्कुल भी रसायन नहीं डालते हैं, तो गवर्नमेंट क्या मानती है कि आपका खेत क्या है? पूर्ण जैविक है। आपका खेत पूर्ण जैविक है, क्योंकि रसायनों का प्रयोग खेत में 2 से 3 साल तक रहता है। तो अपन 2 से 3 साल तक क्या करते हैं? पूरे जो जैविक खाद्य होती है उन्हीं का प्रयोग करते हैं। और 2 से 3 साल में आप लोगों के जो खेती है उसको जैविक खेती का प्रमाणीकरण मिल जाता है, और आप जो उससे उत्पादित पदार्थ कर रहे हैं उसे आप क्या मान सकते हैं? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, यानी जैविक उत्पाद आप उसे मान सकते हैं। तो आप लोगों से पूछ ले कि जैविक खेती प्रमाणीकरण में कितना समय लगता है? तो 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। यानी 2 से 3 वर्ष तक आपको आपके खेत में बिल्कुल भी रसायन नहीं डालना है। 2 से 3 वर्ष में आप लोगों को आपके खेत में बिल्कुल भी रसायन नहीं डालना है। इसके अलावा अपन बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य वर्ष। किस पे बात करेंगे?
मृदा, ये कुछ कॉन्सेप्ट है, स्वास्थ्य ठीक है। एक तो मैंने लिखा मृदा स्वास्थ्य वर्ष है ना, सोइल हेल्थ ईयर, सोइल हेल्थ ईयर, यहां मैं लिख लू सोइल हेल्थ ईयर, ठीक है। और एक में लिख रहा हूं मृदा वर्ष, क्या लिख रहा हूं, मृदा वर्ष, दोनों में फर्क है, सोइल ईयर, सोइल ईयर, इंटरनेशनल सोइल ईयर, दो चीज मैंने लिखी, क्या लिखी, दो चीज, और दोनों चीज लिखने के बाद अपन इसका करेक्शन करेंगे। अगर आप लोगों से पूछ ले मृदा स्वास्थ्य वर्ष यानी सोइल हेल्थ ईयर कब मनाया गया, सोइल हेल्थ ईयर कब मनाया गया, तो सोइल हेल्थ ईयर कब मनाया गया, 2014 में, कब मनाया गया, 2014 में। और मृदा वर्ष कब आया, ये बाई इसमें लिख लेना FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मृदा स्वास्थ्य वर्ष मनाया गया, कब, 2014 में। भाई ये जैविक खेती से रिलेटेड ही है, इसलिए कुछ माइनर या वन लाइनर जो पॉइंट है उसके ऊपर अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फिर देखो मृदा वर्ष कब मनाया गया, तो मृदा वर्ष 2015 में मनाया गया, कब मनाया गया, 2015 में। लेकिन इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मृदा वर्ष की थीम क्या थी, थीम क्या थी, थीम का मतलब समझे, थीम का मतलब समझे, अपन किसी शादी में जाते हैं, कहते हैं शादी की थीम क्या होनी चाहिए, मतलब एक बेस क्या होना चाहिए, एक बेस क्या होना चाहिए। जैसे मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूं, इस क्लास का बेस क्या, आप लोगों को जैविक खेती बढ़ाना, जैविक खेती के बारे में बताना। तो मैं आज इस क्लास में कंप्लीटली किसके ऊपर चर्चा करूंगा, जैविक खेती के बारे में, इसके अलावा इस पर अपन और कोई चर्चा नहीं करेंगे। ये क्या होती है, थीम होती है, क्या होती है, थीम। अपन कहते हैं ना, यानी एक बैकग्राउंड, क्या होता है, एक बैकग्राउंड। तो इसका बैकग्राउंड क्या था, इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी स्वस्थ धरा खेत हरा, क्या था, स्वस्थ धरा, स्वस्थ धरा, धरा यानी भूमि, स्वस्थ धरा खेत हरा, खेत हरा, ठीक है। अब देखो इससे संबंधित आप अच्छे से समझ जाओगे, स्वस्थ धरा, धरा कब स्वस्थ रहेगी, आपकी जमीन जो है कब स्वस्थ रह सकती है, जब आप उसमें रसायन नहीं डालो। भाई अपन भी अनलिमिटेड अगर टेबलेट वगैरह लेते हैं, अपना भी शरीर क्या होता है, अंदर से खोखला हो जाता है। कहते हैं ना अनलिमिटेड टेबलेट लेने की वजह से अपना अंदर जो शरीर जो है, अंदर एलोपैथिक ज्यादा यूज करते हैं तो अपना शरीर अंदर से क्या होता है, खराब हो जाता है। तो यहाँ क्या होता है कि आप रसायन जो डालते हैं, रसायन की वजह से आपकी धरा यानी भूमि जो है वो क्या हो गई, खराब हो गई। तो अपन क्या कर रहे हैं कि स्वस्थ धरा, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या था सोइल वर्ड्स का, कि स्वस्थ धरा यानी आपकी मृदा एकदम स्वस्थ हो और आपका जो खेत है बिल्कुल हरा हो। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या था, स्वस्थ धरा खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा। अब आप लोगों से पूछ ले कि मृदा वर्ष की थीम क्या रही थी, वर्ष 2015 में मृदा वर्ष मनाया गया, तब उसकी थीम क्या रखी गई थी, तो थीम क्या थी, स्वस्थ धरा खेत हरा। तो आप ये चीज एक बार नोट कर ले, पीछे का किसी को नोट करना है कर लो एक बार, जिनको भी नोट करना हो नोट कर लेना। यहां से चल रहे हैं, एक बार नोट कर लो, फिर अपन और इस पर डिस्कस करते हैं। समझ में आया, पक्का, चलिए। जल्दी करना है ना, टाइम मत लगाना चाहता। हाँ हो गया, चलिए नेक्स्ट, इसमें हो गया, इसमें चलिए अब डालिए, लिखते रहिए साथ के साथ।
भारत में कुल कृषिगत क्षेत्र का 15% क्षेत्रफल जैविक खेती के अंतर्गत आता है। जैविक खेती के अंतर्गत आता है। भाई भारत के अंदर कितने प्रतिशत जैविक खेती करते हैं? तो जो भी आपका कल्टीवेटेड एरिया है उसका 15% क्षेत्रफल पे क्या करते हैं? जैविक खेती करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। फिर लिखो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, जैविक खेती संस्थान, केंद्र या संस्थान कहाँ है? गाजियाबाद यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। कब हुई थी? 2004 में। यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान कहाँ है? गाजियाबाद में। और गाजियाबाद में इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में हुई थी। यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। भाई देखो क्या देखा था? जैविक खेती। जैविक खेती क्या होती है? रसायन मुक्त खेती। क्या होती है? रसायन मुक्त खेती। फिर अपन ने बात की थी कि जैविक खेती शब्द वॉल्टर नॉर्थबॉर्न ने दिया। किसने दिया? वॉल्टर नॉर्थबॉर्न ने। किसमें दिया? तो लुक टू द लैंड नामक एक उसकी बुक थी जो 1940 में उसने लिखी थी। इसके अलावा अपन ने और क्या देखा कि आधुनिक जैविक खेती का सिद्धांत यानी ए होवार्ड ने दिया। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती के पितामह अपन उसको बोलते हैं। उसके अलावा अपन ने देखा कि जैविक खेती प्रमाणीकरण में 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। यानी 2 से 3 वर्ष आपके खेत में आप बिल्कुल भी रसायन नहीं डालोगे तो आपका खेत है वो क्या होगा? जैविक खेती के अंदर काउंट हो जाएगा। इसके अलावा पॉइंट और क्या देखा? भाई भारत के अंदर कुल उत्पादित जो क्षेत्रफल है, भारत के अंदर कुल फसल जो आप कृषि के क्षेत्र है या फिर जिनके अंदर आप खेती करते हैं उसमें से 15% क्षेत्रफल पे क्या करते हैं लोग? जैविक खेती करते हैं। यानी जैसा आप सपोज दैट मानिए कि आपका जो भारत है, भारत के अंदर 100 हेक्टेयर पे क्या है? खेती की जाती। कितने हेक्टेयर पे? 100 हेक्टेयर पे खेती की जाती है। तो उसमें से 15% यानी 15 हेक्टेयर पे क्या करते हैं? जैविक खेती करते हैं। इसके अलावा अपन ने एक संस्थान देखा, राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान। वो क्या है? गाजियाबाद में स्थित है। राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान कहाँ है? गाजियाबाद में। कब स्थापना हुई? 2004 में हुई। अब ये इस तरह के क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। नॉर्मल है भाई। एक चीज तो मैंने आप लोगों के लिए कर रखी कि जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके जितने भी इंस्टीट्यूट है वही अपन देख रहे हैं। ठीक है, उससे क्या होगा? आप लोगों को लास्ट में एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाकर याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। होता ना कि चार्ट दे देते हैं, चार्ट में से इंस्टीट्यूट याद कर लो, इतनी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अपन ने मोस्ट जो चैप्टर पढ़े उनके जितने भी इंस्टीट्यूट आए वो अपन वहां डिस्क्राइब करते रहे थे, उनको अपन वहीं पढ़ते रहे थे। तो ये चीजें काम आएगी। ठीक है, हेडिंग डालिए जीवाश्म खाद्य। क्या डालेंगे? जीवाश्म या जैविक खाद्य। जीवाश्म या जैविक खाद्य। मैं यहां जैविक लिख रहा हूं, आप जीवाश्म व जैविक दोनों ही लिख लें। जैविक खाद्य। अब कौन बताएगा जैविक खाद्य क्या होती है? भाई जीवाश्म खाद्यों से या जैविक खाद्यों से अभिप्राय क्या होता है कि प्राकृतिक पदार्थों युक्त खाद्य। प्राकृतिक पदार्थों युक्त खाद्य। तो क्या लिखेंगे अपन इसमें? प्राकृतिक पदार्थ युक्त खाद्य। प्राकृतिक पदार्थ युक्त खाद्य यानी ऐसी खाद्य जिसके अंदर क्या हो, जैसे अपन बात करते हैं ना मेन मटेरियल। जैसे आप काफी बार कुछ भी चीज लेके आते हैं तो उसमें देखते हैं कि मेन क्या क्या मटेरियल है, क्या क्या मटेरियल है। तो अपन क्या देखेंगे? जैविक खाद्यों में क्या होते हैं? प्राकृतिक पदार्थ होने चाहिए। जैविक खाद्यों में क्या होने चाहिए? प्राकृतिक पदार्थ होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप लोग प्राकृतिक पदार्थ में थोड़ा केमिकल मिलाकर उसको बना दे। भाई उसमें भी लोग मिलावट करने वाले मिलावट कर देते हैं। मिलावट नहीं करनी अपने को। क्या है जैविक खाद्यों का मतलब? क्या होता है? प्राकृतिक पदार्थ युक्त खाद्य। जैसे बात करते हैं कौन कौन से प्राकृतिक पदार्थ, EI या एग्जाम्पल अपन देखते हैं। जैसे पशु
पशु व पक्षियों का मल व मूत्र। मल यानी समझे गोबर, ठीक है, मल व मूत्र। पेड़ पौधों के अवशिष्ट पेड़ पौधों के अवशिष्ट यानी उनकी पत्तियां वगैरह सारे, ठीक है, उनकी पत्तियां वगैरह डिकम्पोस्ट होके जो बनती है। इसके अलावा वे घास वगैरह एक्सेट्रा, इन सारे पदार्थों के अपघटित या इन सारे पदार्थों के सड़ने के बाद या फिर अपन यूं बोले डिकम्पोस्ट होने के बाद, अपघटित होने के बाद जो पदार्थ बनता है उसे अपन क्या बोलते हैं? खाद्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाद्य। उर्वरक, एक क्या होता है? उर्वरक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आप फर्टिलाइजर, और दूसरा क्या बोलते हैं? खाद बोलते हो। खाद को अपन इंग्लिश में बोलते हैं मैन्योर। खाद को क्या बोलते हैं? मैन्योर। यानी फर्टिलाइजर और खाद में आप लोगों को डिफरेंस पूछे तो आ सकता है कि फर्टिलाइजर कारखानों में तैयार किए जाते हैं, रसायनों युक्त होते हैं। खाद्य क्या होती है? फार्म अवशिष्ट, यानी आपके जो खेती के अवशिष्ट है उन्हीं के द्वारा अपन क्या करते हैं? खेत पे या घर पे तैयार करते हैं, और इनके अंदर रसायन नहीं, ठीक है। तो ये क्या होती है? जैविक खाद्य होती है, जो प्राकृतिक पदार्थों से युक्त होती है। प्राकृतिक पदार्थ कौन कौन से? जैसे पशु पक्षियों का मलमूत्र, पेड़ पौधों के अवशिष्ट, चारा घास वगैरह सारे। अब ये सारे जब डिकम्पोस्ट यानी अपघटित होते हैं, और अपघटित होने के बाद जो एक पदार्थ तैयार होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? खाद बोलते हैं। उसे अपन क्या बोलते हैं? खाद। समझ में आया? जैविक खाद्य क्या होती है? जैविक खाद्य किससे बनेगी? प्राकृतिक पदार्थों से बनेगी। जैविक खाद्य किससे बनेगी? प्राकृतिक पदार्थों से बनेगी। अब देखो जैविक खाद्य करते क्यों है? क्यों अपन खेत के अंदर जैविक खाद्य प्रयोग करते हैं? तो देखो जैविक खाद्य मृदा की भौतिक जैविक व रासायनिक दशा को सुधारती है। रासायनिक दशा को सुधारती है। समझ में आया कुछ? मृदा की भौतिक, जैविक और रासायनिक दशा को क्या करेगी? सुधारेगी। यानी मृदा के अंदर जो रासायनिक प्रभाव पड़े हैं उसको कम करेगी, ठीक है। और अगर आप खेतों के अंदर जैविक खाद्य डाल रहे हैं, खेतों के अंदर जैविक खाद्य डाल रहे हैं, तो उससे क्या होगा? आपकी जो जैविक और भौतिक दशा का मतलब उसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ेगी, और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगी? उपजाऊपन बढ़ेगा। यानी अपन यूं कह सकते हैं मृदा की उर्वरकता को क्या करती है? बढ़ाती है। मृदा की उर्वरकता को बढ़ाती है। क्या करती है? मृदा की उर्वरकता को बढ़ाती है। सेकंड चीज लिखे, जैविक खादों का मृदा में प्रभाव 2 से 3 वर्ष तक बना रहता है। किस किस के घर पे खेत है? गोबर की खाद डालते हैं ना? डालते हैं? हर साल डालते हैं या 2-3 साल छोड़कर एक बार डालते हैं? 2 साल 3 साल में एक बार डालते हैं। ऐसे तो नहीं कि हर साल गेहूं की फसल से पहले भी ट्रॉली भरवा लेते हैं। भाई बेचारी मिलेगा कहां से? भैंस के मिलेगा, और उसके अंदर कोई फैक्ट्री तो है ना गोबर बनाने की, है ना? वो भी क्या है कि लिमिट का होता है, ठीक है। तो वो जब तक स्टोर होता है तब 1 साल में अच्छी खासी अपनी जो रोड़ी होती है वो अच्छे भर जाती है। फिर वो रोड़ी जब डिकम्पोस्ट होती है तब अपन उसको ले जाकर खेत में डालते हैं। यानी हर दूसरे तीसरे साल अपन क्या करते हैं? खेत में डालते हैं। यानी जब एक बार आप खेत के अंदर जैविक खाद्य डाल रहे तो उसका प्रभाव खेत में कितने सालों तक बना रहेगा? 2 से 3 सालों तक खेत में बना रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि क्या होता है इसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, और पोषक तत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं? धीरे धीरे अपघटित होते हैं। तो ये भी लिख लेते हैं, जैविक खाद्यों में पोषक तत्वों की मात्रा कम
जैविक खादों में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है तथा ये मृदा में धीरे धीरे अपघटित होते हैं। ये मृदा में धीरे धीरे अपघटित होते हैं। अतः इनका प्रयोग फसल बुआई के 1 माह पूर्व किया जाता है। फसल बुआई के 1 माह पूर्व किया जाता है। ठीक है, जैविक खादों का प्रयोग अपन कब करते हैं? फसल बुआई से 1 माह पूर्व करते हैं। आप लोगों को भी पता है, घरों से जब रेवड़ी वगैरह जो रोड़ी वगैरह उठाते हैं तो गोबर की खाद अपन खेत में कब डाल देते हैं? 1 माह पूर्व अपन खेत में ले जाकर डुकलियां कर देते हैं छोटी छोटी। फिर फसल बुआई के 7-8 दिन पहले अपन क्या करते हैं? खेत में अच्छा सा बिखेर के फिर अपन जुताई करते हैं। यानी 1 माह पूर्व अपन क्या करते हैं? खेत में उनको डाल देते हैं। उसका कारण ये होता है कि उसमें एक तो पोषक तत्व कम होते हैं, दूसरा ये होता है कि इनके अंदर जो पोषक तत्व धीरे धीरे अपघटित होते हैं, यानी मृदा में धीरे धीरे मिलेंगे। ऐसे नहीं कि जैसा आप लोगों ने यूरिया डाला, यूरिया क्या करता है? जैसे ही मृदा में डाला वो मृदा से गायब हो जाता है। जैसे एज लाइक गुड्डी के बाल, हाँ, मुंह में डालते ही खत्म। गुड्डी के बाल खाए किसी ने? ऑरेंज कलर में या पिंक कलर में आते हैं, हाँ, गुड़िया के बाल, वही गुड़िया के बाल, गुड्डी के बाल। हाँ भाई, ऐसा मत कर देना घर पे जाके छोटी बच्ची वगैरह हो, गुड्डी गुड्डी बोलते हो, उसके बाल खा जाए। मार्केट में अलग से मिलते हैं वो बाल, ठीक है, मार्केट में अलग से मिलते हैं, चीनी से बनते हैं। तो वो क्या होते हैं? जैसे ही मुंह में रखे गायब हो जाते हैं। उसी तरह से यूरिया क्या होता है? गायब हो जाता है। लेकिन इसके अंदर जो पोषक तत्व है वो इतने जल्दी नहीं मिलेंगे, वो धीरे धीरे अपघटित होते हैं। वो क्या होते हैं? धीरे धीरे अपघटित होते हैं। जैसे मैं देखो पोषक तत्वों की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं? पोषक तत्वों की। तो देखो, यूरिया रासायनिक खाद है। यूरिया कौन सी खाद है? यूरिया कौन सी है? रासायनिक खाद है। यूरिया के अंदर नाइट्रोजन कितना होता है? 46%। कितना होता है? 46। अगर मैं बात करूं FIM की, किसकी बात कर रहा हूं? FIM यानी गोबर की खाद, फार्म यार्ड मेन्योर, जिसे अपन क्या बोलते हैं? गोबर की खाद। गोबर की खाद। और गोबर की खाद में नाइट्रोजन कितना होता है? 0.5%। अब देखिए, ये है रासायनिक खाद, ये है जैविक खाद। थोड़ा पोषक तत्वों में फर्क आया। ये एक तो इधर तो 46 और इधर कितने? 0.5%। तो इनमें पोषक तत्व भी कम है, मृदा में धीरे धीरे अपघटित होते हैं। इसलिए अपन क्या करते हैं? अपघटित पूरे हो जाएं, इसलिए अपन क्या करते हैं? खेत में 1 माह पूर्व डाल देते हैं। खेत में 1 माह पूर्व अपन डाल देते हैं। ये जैविक खादें मृदा में और क्या करती है? तो जैविक खादें मृदा में सूक्ष्म तत्वों की मात्रा को बढ़ाती है। जैविक खादें मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाती है। ठीक है, ये इसके जैविक खेती के या फिर जीवाश्म जो खाद्य है उनके थोड़े कॉन्सेप्ट हो गए। उनके क्या है? कॉन्सेप्ट है। उनके क्या हो गए? कॉन्सेप्ट हो गए। ठीक है, फार्म यार्ड मेन्योर, फील्ड यार्ड में मेन्योर नहीं होता, फार्म यार्ड मेन्योर। फार्म यानी पशु के जितने भी अवशिष्ट है या फिर आपके जो फार्म के अवशिष्ट है उनको डिकम्पोस्ट या उनको अपघटित कराकर तैयार हुए पदार्थ। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जैविक खादों के प्रकार की। किसके प्रकार की बात करेंगे? जैविक खादों के प्रकार। जैविक खादों के प्रकार।
अब जैविक खाद्य कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। सर कौन कौन सी? एक तो होती है स्थूल। कौन सी होती है? स्थूल या भारी, स्थूल या भारी। और दूसरी होती है सांद्रित। कौन सी होती है? सांद्रित। सांद्रित जैविक खाद्य, कंसंट्रेटेड। ठीक है, सांद्रित का मतलब क्या होगा? कंसंट्रेटेड। इसका मतलब ये नहीं कि इनके अंदर रसायन होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि इनके अंदर रसायन होंगे। जैसे मछली की खाद, मछली की खाद, आप मार्केट में मछली लेने जाते हो, उससे ऊपर पहले छिलते हैं, उसको पहले ऊपर से छिलते। देखा कभी मछली को छिलते हुए? हैं? जैसे आप करेले को छिलते हो, ठीक है, तुरई को छिलते हो, उस तरह से किसको छिलते हैं बेटा? मछली को छिलते हैं। भाई शर्माने की बात नहीं, वो सारी जो उनकी चमकीला जो पदार्थ निकलता है उस सब की क्या करते हैं? खाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? खाद बनाते हैं। ठीक है, सूखा रक्त। अब सूखा रक्त की खाद कैसे बनाते हैं? सर मैं ब्लड डोनेट करता हूं, कहीं मेरे ब्लड को सुखा कर खाद तो नहीं बनाते? तो वो चीजें नहीं होती, वो चीजें नहीं होती। अब अपन काफी बार पक्षी वगैरह पीट कर देते हैं, पक्षी वगैरह पीट कर देते हैं, उसको क्या करते हैं अपन? भाई पक्षियों की पीठ वगैरह ये भी तो खाद है एक तरह से। भाई अगर भैंस का गोबर खाद है तो पक्षियों की पीठ भी तो क्या है? खाद है। तो ये सारी चीजें क्या होती? खाद होती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सांद्रित पे। सांद्रित पे क्या होगा? देखो एक तो चीज आती है जैसे मछलियों की खाद वगैरह, मछलियों की खाद। दूसरी चीज आती है ऑयल केक्स, यानी खलियां। कभी आप लोगों ने मूंगफली की खली देखी? मूंगफली से, मूंगफलियां जो होती है, मूंगफली से जब आप तेल निकालोगे तो तेल सारा निकलने के बाद में एक पपड़ियां बच जाती है, रॉ मटेरियल बचता है। ठीक है, हाँ, उसका जो रॉ मटेरियल बोलता है उसे अपन क्या बोलते हैं? ऑयल केक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑयल केक्स बोलते हैं। तो ये सारी सांद्रित खादों के अंदर आती है। अब अपन इनको देखते हैं कि इनके अंदर होता क्या है। इनके अंदर क्या होता है? देखो इनके अंदर होता क्या? जो भी स्थूल या भारी खाद्य हैं, जो भी स्थूल या भारी खाद्य हैं, इनमें क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ तो क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। कार्बनिक पदार्थ क्या हो रहे हैं? ज्यादा हो रहे हैं। पर पोषक तत्वों की मात्रा, पर पोषक तत्वों की मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा, तत्वों की मात्रा क्या होती है? कम होती है। ठीक है, और ऐसी कंडीशन या ऐसी खाद्य जो होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? स्थूल या भारी खाद्य बोलती है। यानी ये खाद्य जो है, ये खाद्य क्या करेगी? आपके खेत के अंदर ये खाद्य क्या करेगी? आपके खेत में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाएगी। ये खाद्य क्या करेगी? आपके खेत में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाएगी। यानी स्थूल या भारी खाद्य क्या होती है? कार्बनिक पदार्थों की मात्रा तो इनमें होती है ज्यादा, पर पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है? कम। जैसे अभी आप लोगों को पता चल जाएगा, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। डायरेक्ट में FIM लिख लू, समझ जाओगे? FYM यानी गोबर की खाद। दूसरा कंपोस्ट, क्या बात कर रहा हूं? कंपोस्ट। ठीक है, तीसरा मैं लिख रहा हूं वर्मी कंपोस्ट। क्या लिख रहा हूं? वर्मी कंपोस्ट। और इन सभी को एक एक को पढ़ना है, अपने को ध्यान रखना। FIM पढ़नी है, कंपोस्ट पढ़ना है, वर्मी कंपोस्ट पढ़ना है। ये सारी एक एक चीज पढ़नी है अपने को, सारी एक एक चीज पढ़नी है। तो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। इसके अलावा जैसे मानव मल, मानव मल, मानव मल को कहते हैं नाइट सोइल। क्या बोलते हैं? नाइट सोइल। ठीक है, मानव मल, मानव मल का मतलब समझे? समझ गए? हाँ, ठीक है। तो वो भी एक कीमती चीज है, ध्यान रखना। वो भी क्या है? कीमती चीज है। हाँ, तो लोटा लेके जंगल में मत जाया करो। क्या हुआ? बताया था? हाँ, लोटा लेके जंगल में मत जाया करो बेवजह। इतनी कीमती चीज इधर उधर मत बिखरा करो। समझ में आया कुछ? हाँ, हरी खाद। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं, इधर ही लिख रहा हूं, है ना? हरी खाद, हरी खाद, चिड़ियों की पीठ वगैरह,
चिड़ियों की पीठ, ठीक है, सवेग, सवेगी है ना, गंदे नाले की खाद, गंदे नाले की खाद, गंदे नाले की खाद यानी कादा, कीचड़, क्या होता है, कीचड़। तो ये सारे किस में आते हैं, सवेग, नाले की खाद, गंदे नाले की खाद, हाँ सवेग। अरे इसको बोलते हैं, जैसे मानव मल को क्या बोलते हैं, नाइट सोइल बोल रहे हैं, इसी तरह से गंदे नाले की खाद है उसको सवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सवेग। तो ये सारी क्या होती है, स्थूल या बारीक खाद होती है। इनके अंदर क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होता है। इट मींस आपका जो मल वगैरह है उसको भी आप इधर उधर व्यर्थ ना करें, ठीक है, हर कहीं नहीं देने जाए, ठीक है, आपके खेतों में प्रयोग करें, हो सके, होती कोशिश हो सके तो डिब्बा वगैरह लेके जाने की आदत हो तो डिब्बा खेत पे लेके जाए, ठीक है, इधर उधर नहीं जाए। समझ में आया कुछ, चिड़ियों की बीट, हरी खाद, ग्रीन मैन्योरिंग पढ़ेंगे अपन, ठीक है, सारी खादें पढ़नी है। FIM कंपोस्ट पढ़ेंगे, वर्मी कंपोस्ट पढ़ेंगे, मानव मल वैसे पढ़ने की कोई जरूरत होती नहीं, इसमें सिर्फ अपने को पोषक तत्व देखने हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मानव मल कैसा होता है मैं बताऊं, हैं बताने की जरूरत तो नहीं है ना, हाँ ठीक है। कोई इंटरेस्टेड बंदा कि नहीं सर फोटो लेके आओ, हैं तो ऐसे काम मेरे से नहीं होंगे, देख लो। हाँ इधर हरी खाद, चिड़ियों की पीठ और सवेग, गंदे नाले की खाद आप जान के, कीचड़ वगैरह होता है, कीचड़ को भी अपन क्या करते हैं, कंसंट्रेट करके अपन उसको खेत में यूज कर सकते हैं, क्योंकि कीचड़ के अंदर भी क्या होता है, काफी सारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा सेकंड क्या बच गई अपनी, सांद्रित खादें, क्या बच गई, सांद्रित खादें। अब सांद्रित खादें क्या होती है, देखो सांद्रित खादों का मतलब होता है ऐसी खादें जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा तो क्या होती है, पोषक तत्व तो होते हैं अधिक, लेकिन कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होती है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती है। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, कम होते हैं। कौन कौन सी खादें, जैसे खलियां, मछली की खाद, और हड्डियों का चूरा, और सूखा रक्त, ये सारे क्या है, कंसंट्रेटेड यानी सांद्रित जैविक खादें हैं। अब देखो हड्डियों का जो चूरा होता है उसमें फास्फोरस ज्यादा होता है, ठीक है, रक्त में फास्फोरस होता है। अब इनके अंदर कार्बनिक पदार्थ है क्या, नहीं है, कार्बनिक पदार्थ इनके अंदर कम होते हैं भाई, कार्बनिक पदार्थ इनके अंदर होते हैं कम, और पोषक तत्व क्या होते हैं इनमें ज्यादा भाई। अब मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा पशु वगैरह मर जाते हैं, पर उनको क्या करते हैं, सड़क के किनारे डाल देते हैं, क्या करते हैं, सड़क के किनारे डाल देते हैं। अब वो सड़क के किनारे डालते हैं तो लोग बाग क्या करते हैं, ट्रकों में हड्डियां भर के ले जाते हैं, क्या करते हैं, ट्रकों में हड्डियां भर के लेके जाते हैं। अब वो हड्डियां ले जाते हैं कहाँ है, खाद बनाने के लिए, क्या करते हैं, खाद बनाने के लिए चूरा बनाते हैं, और चूरे को, पाउडर को क्या करते हैं, खेतों में प्रयोग करते हैं। तो देखो स्थूल और सांद्रित खादों में अंतर समझ में आ गया। स्थूल खादें क्या होती है, जिनमें कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होते हैं, पोषक तत्व कम होते हैं। सांद्रित खादें क्या होती है, जिनमें पोषक तत्व ज्यादा होते हैं और कार्बनिक पदार्थ कम होते हैं। जैसे एग्जांपल FIM कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, मानव मल, नाइट सोइल जिसे बोलते हैं, गंदे नाले की खाद वगैरह, वो सारे किस्म आती है स्थूल या बारी में। और सबसे इंपॉर्टेंट FIM, ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, FIM। काफी बार पूछा जाता, गोबर की खाद है सांद्रित कार्बनिक खाद या सांद्रित कार्बनिक खाद। आप इन जैविक खादों को कार्बनिक खादें भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो FIM किस में आएगा, भारी खाद में आएगा, स्थूल या भारी खाद, हड्डियों का चूरा और सूखा रक्त, ये सारे किस में आते हैं,
सांद्रित खादों में। तो अब अपन क्या करेंगे, एक एक खादों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, एक एक खादों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, गोबर की खाद, और वो देखेंगे कल, आज नहीं देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या करेंगे, रिवाइज